अगर हम लोग शोरूम से एक नई कार लेके निकलते हैं तो आपने देखा होगा धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो होती है वो डिग्रेड होने लगती है। यानी कि जैसे ही आपने खरीदा, जैसे जैसे कुछ समय बीतता है, गाड़ी कुछ चलती है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो होती है वो लगातार गिरने लग जाती है। इसी तरीके से अगर हम पावर सिस्टम की बात कर लें तो जो भी हम पावर स्टेशन के इक्विपमेंट खरीदते हैं उनकी भी जो क्वालिटी है, उनकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे गिरने लग जाती है ना। ये जो वैल्यू का जो डिक्रीमेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो आज इस लेक्चर के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होता है। अगर हम बात करते हैं, इसको बड़े एक अच्छे एग्जांपल समझते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ होने वाली हैं, जो कि आपको बड़ा हेल्प करेंगी। इसे हम डे टू डे लाइफ की टर्मिनोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। तो मान के चलते हैं आप शोरूम गए, वहाँ पे आपने नई कार खरीदी और ये कार जो थी लगभग 10 लाख की आपको पड़ी ना। 2 साल बाद ये जब कार आप इसको दोबारा रीसेल करने गए, तो जब आपने इसको सेल करा तो आपको पता चला यहाँ पे कि भाई हमें 2 लाख रुपए की ये कार बिक रही है। यानी जब तुमने अपनी कार को सेल पे लगाया तो 2 लाख रुपए लोग दे रहे थे, यानी कि 10 लाख की कार 2 साल के अंदर 2 लाख की रह गई। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो 10 लाख है ये हो गया तुम्हारा बाई प्राइस, ये जो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं ये हो गया स्क्रैप वैल्यू। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ जिससे कि जब आगे चल के हम लोग पावर स्टेशन के इक्विपमेंट की बात करेंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट के फॉर्मूले की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप कनेक्ट कर पाओ। तो ये हो गई स्क्रैप वैल्यू। ये जो 2 साल है इसको हम कहेंगे यूजफुल लाइफ। यानी कि अगर हम मान के चलते हैं हमने कार ली थी और 2 साल के अंदर उस कार की क्वालिटी खत्म हो चुकी है, मज़ा नहीं आ रहा है, यूजफुल लाइफ उसकी 2 साल ही है, तो ये हो गई उसकी यूजफुल लाइफ। ना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अगर आप देखो तो इन 2 सालों में शोरूम से कार निकलने से लेके कार को जब हमने सेल पे लगाया, तो इन दोनों साल में के अंदर हमारा जो कॉस्ट है जो खत्म हो गई वो है 8 लाख रुपए। यानी कि 8 लाख रुपए का हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखना पड़ रहा है। तो ये जो 8 लाख है, दिस इज व्हाट वी कॉल डेप्रिसिएशन कॉस्ट। यानी कि डिक्रीमेंट इन वैल्यू, यानी कि कॉस्ट में कितना डिक्रीमेंट आया 2 साल के अंदर। ठीक है, तो ये सारे टर्म याद रखने हैं। बाई प्राइस किसे कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं, यूजफुल लाइफ क्या होती है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होती है। नाउ अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 8 लाख 2 साल में डेप्रिशिएट होने का मतलब हो गया कि भाई हर साल 4 लाख रुपए खत्म हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं। तो ये जो 4 लाख रुपए पर ईयर है इसको हम कहेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट। तो ये सारे वर्ड का इस्तेमाल, जब टेक्निकल वर्ड है इन सब का इस्तेमाल जब हम पावर स्टेशन के इक्विपमेंट के बारे में निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया, तो आप फैमिलियर हो गए होंगे बाई प्राइस क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, यूजफुल लाइफ क्या होती है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या होती है। नाउ अब चलते हैं हम टेक्निकल टर्म्स की तरफ। तो अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट की, तो पावर स्टेशन के अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट की बात करें तो कितना डिक्रीमेंट हुआ एक पावर प्लांट के इक्विपमेंट में या उसकी बिल्डिंग में ड्यू टू कांस्टेंट यूज। यानी कि अगर हम इस इक्विपमेंट की बात करें या बिल्डिंग की बात करें, वो लगातार हमने जब नई बनाई थी, तो मान के चलते हैं एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, हम ट्रांसफार्मर लाए थे 10 लाख रुपए का, और जब हम उसको चलाते रहे तो अब उसकी वैल्यू यानी कि कांस्टेंट यूज के बाद जो उसकी वैल्यू बची है 2 लाख बची है। तो यहाँ पे जो डिक्रीमेंट हुआ वैल्यू में कितना हुआ, 8 लाख का, तो ये कहलाती है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक है, तो पावर स्टेशन जो भी होते हैं इनकी कुछ यूजफुल लाइफ होती है। यानी कि जो भी तुम पावर प्लांट खरीदते हो या डिजाइन करते हो, वो भाई एक तरीके का कह सकते हो वो सबकी एक यूजफुल लाइफ होती है। ऐसा नहीं है कि वो इन्फानाइट टाइम के लिए डिजाइन की गए। तो इनकी जो जनरली यूजफुल लाइफ होती है वो 50 से 60 साल के आसपास होती है। तो अब वियर एंड टीयर के कारण या फिर कह सकते हो लगातार यूज होने के कारण ये इक्विपमेंट जो होते हैं डिटेरियोरेट होने लगते हैं, डेप्रिशिएट होने लगते हैं। तो इसी वजह से इनकी जो वैल्यू होती है वो लगातार घटती चली जाती है। तो कोई भी पावर प्लांट ले लो, उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उन सब की एक लाइफ होती है, और यूजफुल लाइफ होने के बाद जब उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी होती है, तो उसके बाद हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है नए इक्विपमेंट से। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुमने एक ट्रांसफार्मर खरीद लिया और उसी से पूरी जिंदगी रगड़ रहे हो, नहीं नहीं, हमें उसको थोड़े समय बाद जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, जब उसके अंदर दिक्कतें आने लगेंगी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी, तो हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। तो एक यूजफुल लाइफ होती है हर इक्विपमेंट की। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हमने ट्रांसफार्मर खरीदा, हमारा ओल्ड इक्विपमेंट था 9 लाख रुपए का। ठीक है, अब उसकी यूजफुल लाइफ जो थी वो 10 साल थी। 10 साल के बाद इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की रह गई। तो यहाँ पे 9 लाख क्या है, बाई प्राइस है, 10 ईयर्स क्या है, यूजफुल लाइफ है, और 1 लाख क्या है, स्क्रैप वैल्यू है ना। अब अगर मुझे एक नया ट्रांसफार्मर खरीद के इस पुराने वाले को रिप्लेस करना है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर तुम नया ट्रांसफार्मर खरीदने जाओगे तो उसकी कीमत 9 लाख रुपए होगी। एग्ज्यूम कर लेते हैं कि 10 सालों के अंदर ट्रांसफार्मर की कॉस्ट नहीं बढ़ी, एक एजम्पशन है। तो ऐसे केस में हमने जब 10 साल पहले ट्रांसफार्मर खरीदा था 9 लाख रुपए का, अब आज जो नया इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं नया ट्रांसफार्मर, वो भी 9 लाख रुपए का है। तो ऐसे केस में अब 1 लाख के साथ अगर मेरे पास बचे कितने हैं, यानी कि जब मैंने पुराना ट्रांसफार्मर बेचा तो वो 1 लाख में बिका। ठीक है, तो अब मेरे पास बचे कितने, मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे खरीदना है 9 लाख का। तो ऐसे केस में 8 लाख रुपए और चाहिए होंगे ना। ये जो 8 लाख रुपए हैं ये एक तरीके का इकोनॉमिक बर्डन का काम करेंगे यूटिलिटी के ऊपर।
क्योंकि हमें एकदम से 8 लाख की जरूरत पड़ जाएगी, और कोई भी कितना भी अच्छा स्टेशन या कितनी भी अच्छी यूटिलिटी क्यों ना हो, इस तरीके का इकोनॉमिक जो डिस्टर्बेंस आता है ये पूरा का पूरा बजट हिला देगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन है हम लोग क्या करें, डेप्रिसिएशन कॉस्ट इकट्ठा करें, एनुअल डेप्रिसिएशन। यानी कि हम लोग क्या करें, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो इकट्ठा करते चलें, ताकि जब हमें इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो, एग्जाम्पल के तौर पर आज मैंने 9 लाख रुपए का खरीदा और मुझे पता है इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो 10 साल तक मैं इतना पैसा हर साल इकट्ठा करता रहूं या एक जगह कलेक्ट करता रहूं, जिससे कि जब मैं खरीदने चलूं तो जो मैंने 1 लाख रुपए जो हमें स्क्रैप वैल्यू मिल रही है उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट मिला दें तो हम नया इक्विपमेंट खरीद सकें। तो जरा इसको समझते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन चार्जेस जो कि हम लोग हर साल इकट्ठे करते हैं एक इक्विपमेंट के डेप्रिशिएट होने की वैल्यू के बराबर, समझ में आ रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे सीखा था, यानी फॉर एग्जांपल तुम मार्केट से कार खरीद के लाए, तुमने 10 लाख की कार खरीदी, अब वो लगातार डिक्रीज हो रही है, तो मान के चलते हैं हर साल अगर उसकी वैल्यू 1 लाख कम हो रही है तो 1 लाख रुपए तुम साइड में इकट्ठे करते रहो, यही तुम्हारे एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस हो जाते हैं ना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो भाई क्या होता है, एक चीज ध्यान रखनी है, डेप्रिसिएशन चार्जेस हमेशा इतने होने चाहिए कि जब हम रिप्लेस करने चलें तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे ना डालने पड़े, यानी कि स्क्रैप वैल्यू प्लस जो तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज इकट्ठे करें उससे हम नया सामान खरीद सकें। तो एग्जांपल के तौर पे सेम वही ट्रांसफार्मर 9 लाख रुपए का था, अब हमें पता है 10 साल बाद इस ट्रांसफार्मर की वैल्यू 1 लाख रुपए रह जाएगी, तो अब ऐसे केस में 8 लाख का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ईयर्स में बांट देंगे। तो हर साल हम लोग मान के चलते हैं अगर 8 लाख को 10 से डिवाइड करो तो 80,000 करीब आएगा, तो ये हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, हर साल 80,000 80,000 80,000 रुपए जो है इकट्ठे करते रहेंगे पिछले मतलब अगले 10 साल तक। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ, ये जो आया ये 10 साल तक जो हमने पैसे इकट्ठे करे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेप्रिसिएशन चार्जेस। और जो 80,000 हमने निकल के आया, जो 8 लाख बना, तो ये जो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, हमने जो इकट्ठा करते गए डेप्रिसिएशन चार्जेस निकल के आ गए, अब ये कितने निकल के आए, अगर हम जोड़ेंगे तो ये निकल के आएंगे 8 लाख। ठीक, 10 साल में हमने कितने रुपए इकट्ठे करे, 8 लाख रुपए, और ट्रांसफार्मर की जो अब स्क्रैप वैल्यू रह गई है वो 1 लाख रह गई है। तो अब जो नया ट्रांसफार्मर आएगा 9 लाख का आएगा, तो 8 लाख ये और 1 लाख ये, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, नया ट्रांसफार्मर जो 9 लाख का मिल रहा है उसे रिप्लेस कर देंगे। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेस, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये तुम अपने घर पे भी कर सकते हो। मान के चलते तुमने 10,000 का मोबाइल लिया, अब तुम्हें पता है कि आने वाले समय वो 5,000 का बिकेगा, तो 2 साल उसकी लाइफ है, तो यानी कि तुम्हें अगले 2 साल में 5,000 रुपए हर महीने के हिसाब से कुछ कुछ रुपए इकट्ठे करते रहो। तो जिससे क्या होगा, जब तुम उसे दोबारा उस मोबाइल को बेचोगे तो 5,000 वहां से मिलेंगे, 5,000 लगभग लगभग तुमने 2 साल के अंदर इकट्ठे कर लिए होंगे, दोनों को मिला के नया मोबाइल बढ़िया सा खरीद लोगे, तो तुम्हारे ऊपर भी इकोनॉमिक बर्डन नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा वो जस्ट फ्री, जस्ट रिप्लेस कर दिया हमने, कोई एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमिक बर्डन तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेस। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आपने पुराना इक्विपमेंट खरीदा 9 लाख का, बेचा 1 लाख का, अब नया दोबारा खरीदना 9 लाख का, तो जो 8 लाख रुपए की जरूरत थी वो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन बॉक्स खोलेंगे, जो ट्रांसफार्मर खरीद के लाए थे उसके हिसाब से हम लोग हर साल 80,000 रुपए जो इकट्ठे कर रहे थे वो 10 साल में 8 लाख हो जाएंगे। तो 8 लाख वो, 1 लाख बचा, 1 लाख में मतलब बिका पुराना वाला, मिलके 9 लाख का हम नया इक्विपमेंट खरीद लेंगे। ना यहाँ पे जो 80,000 है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस, यानी कि हम हर साल कितना इकट्ठा करें ना। ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस है ना, इसकी एक पूरी कैलकुलेशन होती है। यानी कि अब भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर 9 लाख का था और वो 1 लाख में बिक रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पहले साल में ही उसकी वैल्यू 80,000 कम हो गई। अब इसकी क्या है, मतलब हर साल हम कितना रुपए इकट्ठे करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो सर 10 साल में हम बेच रहे हैं, तो एक कोई फॉर्मूला है क्या कि सर कैसे हम किस मेथड से पता करें कि हम कितना रुपया हर साल इकट्ठा करें। तो यस, इसके 3 मेथड बताए गए इंजीनियर्स ने। तो 3 मेथड कौन से हैं? पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, एंड तीसरा है सिंकिंग फंड मेथड। यानी कि जो एनुअली, यानी कि हर साल हम कितना डेप्रिसिएशन कॉस्ट को इकट्ठा करें, साइड में फंड इकट्ठा करें, ये इसको निकालने के 3 तरीके हैं। ठीक है, ये 3 तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग एंड सिंकिंग फंड। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर लेते हैं ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये सबसे सिंपल मेथड होता है और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला मेथड है। इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि भैया हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो हर साल एक कांस्टेंट रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस, इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि टोटल कितना डेप्रिशिएट हुआ डिवाइड बाई उसकी यूजफुल लाइफ, इतना रुपया आपको हर साल निकाल के रखना पड़ेगा अलग। तो अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, बाई प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। भाई वही कार, अगर ट्रांसफार्मर से चलो ले लेते हैं, कार वार छोड़ो, ट्रांसफार्मर अगर हम भाई सीधी सी बात है 10 लाख 9 लाख का खरीद के लाए
और बचा हुआ जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई तो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो यानी कि यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, यहाँ पे 8 लाख का टोटल डेप्रिसिएशन हुआ। और यूजफुल लाइफ कितनी हुई, यूजफुल लाइफ थी 10 साल, तो 80,000 यहाँ से निकल के आ गया। तो जो हमने पीछे बिना फॉर्मूले के करा था, ये उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूजफुल लाइफ है ये इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि यूजफुल लाइफ क्या होता है, यूजफुल लाइफ हम वो निकालते हैं यानी कि जितने समय में इक्विपमेंट अपना अच्छा खासा काम करता रहा, यानी कि जब तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अच्छे से चला सकते हैं, वो उसकी यूजफुल लाइफ होती है। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो यूजफुल लाइफ के बाद बचती है। स्क्रैप का मतलब वैसे भी कबाड़ होता है, यानी कि जब हम बेचने जाते हैं तो स्क्रैप उसकी कितनी बेकार वैल्यू हमें मिल रही है, जो भी वैल्यू उसकी मिल रही है यूजफुल लाइफ को बिताने के बाद, वो होगी उसकी स्क्रैप वैल्यू। नाउ अगर हम इस फॉर्मूले को शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एडीसी यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस इक्वल टू उसका पी मतलब बाई प्राइस, एस माने स्क्रैप वैल्यू और एन माने यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो ये चीज हमने इस तरीके से डिवाइड कर दी। ओके, नाउ यहाँ पे रख के देख सकते हैं ओल्ड इक्विपमेंट 9 लाख का था, तो ऐसे केस में यूजफुल लाइफ इसकी 10 साल थी। पिछला वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी को हम बस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि क्या सही वैल्यू निकल के आ रही है। स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपए रह गई, और एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यानी कि हर साल कितना पैसा हम साइड बाय साइड इकट्ठा करें ताकि जब रिप्लेस करने चलें तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पैसे ना देने हो, तो वो कितना निकल के आएगा 9 - 1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 लाख यानी कि 80,000 रुपीज़। तो हमने यही पीछे हमने देखा था। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस हमें इतने इकट्ठे कर रहे हैं कि जब हम बेचने चले, जब हम खरीदने चले नया इक्विपमेंट, तो मुझे अपनी जेब से 1 रुपया भी ना लगाना हो। यानी कि हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा एक बार मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। यानी कि हम कोई चीज़ खरीद के लाए बाई प्राइस पे, पी लिख लेते हैं, चलो ठीक है पी, और जब हम उसे बेचने चले स्क्रैप वैल्यू पे एस, तो यहाँ पे इसके बीच में जो वैल्यू हुई वो हो गई तुम्हारे डेप्रिसिएशन, यानी कि ये जो वैल्यू थी वो डेप्रिशिएट हो गई। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स में, डेप्रिसिएशन टोटल जितना हुआ डिवाइड बाई यूजफुल ईयर, तो मान के चलते हैं वो निकल के आ गया एडीसी, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस। तो एडीसी, ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो भी आपको डेप्रिसिएशन फंड इकट्ठा करना है प्लस जो उसका स्क्रैप वैल्यू है, इन दोनों को जब एडअप करोगे तो ये नए इक्विपमेंट के बराबर आ जाना चाहिए, बाइंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट बाई प्राइस ऑफ न्यू इक्विपमेंट। समझ में आ रहा है? यानी कि हमारा एम क्या होना चाहिए, जो भी तुम मेथड यूज करो, किसी भी मेथड, चाहे स्ट्रेट लाइन करो चाहे सिंकिंग करो, जो भी मत तुम्हें करना है वो करो, एक बात ध्यान रखना, जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज इकट्ठा होगा तुम्हारा यूजफुल लाइफ के अंदर, वो इतना होना चाहिए, इतना अमाउंट उसमें होना चाहिए कि जब हम उसको और स्क्रैप वैल्यू को मिला दें तो नया इक्विपमेंट हम खरीद सकें बिना एक भी पैसा अपनी जेब से लगाए। समझ में आ रहा है? यानी कि वैसे ही जैसे 10,000 का मोबाइल खरीद के लाए, अब उसकी 2 साल बाद उसकी वैल्यू 5,000 रह गई, तो भाई जब तुम नया मोबाइल लेने चलो तो 5,000 रुपए मोबाइल को बेच के मिल जाएंगे और 5,000 रुपए तुम्हारे डेप्रिसिएशन फंड में इकट्ठे होने चाहिए ताकि अपनी जेब से एक भी पैसा ना लगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि ठीक है चलो थोड़ा बहुत होगा हम लगा देंगे, नहीं, हमेशा इंडस्ट्री इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज इकट्ठा करें वो इतना लमसम उसका इतना अच्छा खासा हो कि अपनी जेब से कुछ भी ना लगाना पड़े, यानी कि जीरो इकोनॉमिक बर्डन, दैट इज द होल पॉलिसी। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं कर्व की, तो स्ट्रेट लाइन कर्व को यहाँ पे अगर मान के चलते हैं, कर्व को ड्रॉ करें तो ये हो गई तुम्हारे इक्विपमेंट की वैल्यू, मान के चलते हैं पी है। अब समय के साथ क्या होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी ना, डिक्रीज होकर मान के चलते हैं ये वैल्यू रह गई, ये उसका यूजफुल टाइम है एन, यानी कि एन टाइम तक ये वैल्यू रिड्यूस हुई। ठीक है, ये हो गई यूजफुल लाइफ एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि पी से गिर के कहाँ तक आ गई, स्क्रैप वैल्यू एस तक आ गई। सही, तो पी तुम जो मार्केट से खरीद के लाए थे, इक्विपमेंट की वैल्यू थी पी, उसके बाद जैसे जैसे उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली गई एंड फाइनली स्क्रैप वैल्यू एस पे आकर रुक गई। ना यहाँ पे पी माइनस एस, यानी कि जो तुम बाइक खरीद के लाए थे और जो स्क्रैप वैल्यू मिल रही है, इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कहेंगे टोटल डेप्रिसिएशन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डेप्रिसिएशन चार्जेस। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये बात समझ में आ रही होगी ना, यहीं से इसका नाम आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो कर्व है वो कॉन्स्टेंटली डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन, ग्रीन कलर की जो लाइन तुम्हें दिख रही है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहाँ से इसको नाम दिया गया स्ट्रेट डेप्रिसिएशन चार्ज, स्ट्रेट लाइन चार्जेस या स्ट्रेट लाइन मेथड कह सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला मेथड है जिसका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। नाउ अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लें तो सबसे पहला फीचर बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड था। दूसरा, इसके अंदर डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। क्यों? पहला डिफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ऐसे एजम्पशन लिए थे जैसे कि हमने माना कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो हर साल कांस्टेंट रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है, जबकि ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इस साल जब हमने नया नया लेके निकले हो ट्रांसफार्मर 9 लाख रुपए का, अगले साल उसकी वैल्यू अभी 8.5 लाख रही हो, केवल 85,000 गिरी हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उसके साथ डेप्रिशिएट तेज हो जाए।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो एक यूनिटी रेट में हो या स्ट्रेट लाइन में हो। सो दैट इज़ द मेन डिफेक्ट जो कि इसके अजम्पशन में होता है। दूसरा, इसके अंदर हमने इंटरेस्ट तो लिया ही नहीं, यानी कि देखो हो क्या रहा है इंटरेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आने वाले मेथड में कवर करेंगे। इंटरेस्ट एक्युमुलेटेड मतलब क्या हो रहा है कि तुमने हर साल कुछ पैसा इकट्ठा करते जा रहे हो। 80,000 रुपये हर साल हम जोड़ रहे थे, अब वो 80,000 कहाँ जोड़ रहे होगे, बैंक में तो जोड़ रहे होगे या कहीं रख रहे होगे ना, बैंक में या किसी एफडी में या किसी आरडी में। तो भैया उसके ऊपर भी तो तुम्हें हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट का पैसा तो जोड़ा ही नहीं तुमने। तो हमारा एक बात याद रखना, हमेशा क्या याद रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं, टोटल डेप्रिसिएशन चार्जेस वो मस्ट भी इक्वल होने चाहिए स्क्रैप वैल्यू, सॉरी टोटल डेप्रिसिएशन प्लस स्क्रैप वैल्यू, ये मस्ट भी इक्वल होना चाहिए बाई प्राइस ऑफ न्यू इक्विपमेंट। न्यू इक्विपमेंट यानी कि जो तुम्हें नया इक्विपमेंट खरीदना है, तो जो स्क्रैप वैल्यू मिल रही है और जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्जेस या फंड जो हमने इकट्ठा करा है वो मस्ट भी इक्वल होने चाहिए ना। ऐसे केस में हमने तो ये माना था कि 80,000 हम हर साल इकट्ठा करेंगे, 10 साल के अंदर 8 लाख रुपए इकट्ठा करा। लेकिन भाई हर साल तुम्हें इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, तो इस 8 लाख के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा तुम्हें। तो जब इंटरेस्ट मिलेगा तो ऐसे केस में टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा। जो हमने माना था, हमने तो माना था ये 8 लाख होगा और ये हो गया मान लेते हैं 1 लाख, और नया इक्विपमेंट मिल रहा है 9 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो मान के चलते हैं अगर 6% भी इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम 6% भी इसके ऊपर इंटरेस्ट लें तो लगभग हमें निकल के आएगा 48,000। तो 48,000 तो अलग से निकल के आएगा, यानी अगर 8 लाख के ऊपर 6% भी मोटे मोटे इंटरेस्ट ले लूँ तो वैल्यू निकल के आएगी 48,000। तो सोचो तुम्हारे पास, तुमने सोचा था स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 8 लाख रुपए हर महीने निकालने हैं, इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन जब तुम इंटरेस्ट बैंक से निकालने चलोगे तुम्हें 8 लाख प्लस 48,000 प्लस 48,000 अलग मिलेंगे। तो ऐसे केस में क्या हो गया, ये जो तुमने पैसा जोड़ा टोटल डेप्रिसिएशन प्लस स्क्रैप वैल्यू ये ज़्यादा आ गई बाई प्राइस से, तो ये मेथड फेल हो जाता है। यानी कि ये हमारा एम क्या था, मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, टोटल डेप्रिसिएशन प्लस स्क्रैप मस्ट बी इक्वल टू द बाई प्राइस। लेकिन यहाँ पे देखो ये चीज़ इसको एक्सीड कर गई है। सो डेट इज द मेन डिफेक्ट जो इसके अंदर एक और है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बस उतना ही करना है भाई। 80,000 हम क्यों जमा करें, हम 78,000 भी तो जमा कर सकते हैं ना, ताकि हम 2,000 रुपये हम जबरदस्ती के एक्स्ट्रा क्यों यार फंड से निकालें जब हम उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो डेट इज द होल कॉन्सेप्ट, यानी कि हम जो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो मस्ट भी आपका बराबर होना चाहिए बाई प्राइस के, ठीक है। तो ये दो इसके डिफेक्ट थे ना। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए एक डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड दिया गया और एक सिंकिंग फंड मेथड दिया गया। ये दो मेथड दिए गए जिनको, ये थोड़े से एडवांस मेथड थे जिनके अंदर हम लोगों ने इन डिफेक्ट्स को दूर करा है और सिस्टम को थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाया कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना पैसा इकट्ठा करें, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इंप्रूव करा। लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो 2 लेक्चर में तो मैं सजेस्ट करूंगा इससे रिलेटेड। एक है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले पे क्लिक करें। दूसरा है जनरेटिंग यूनिट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये दोनों, इन दोनों को जाके देखें। आपका कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।